मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है, व्यवसाय से डॉक्टर हूँ। आज डायबिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। हमने पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट किया है। आपसे अनुरोध है पहले आप उसको देखें, फिर इस पार्ट 2 को देखें। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया कि डायबिटीज क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, ये कितनी प्रचलित है। पार्ट 2 में हम ये बताएंगे कौन से प्राकृतिक नियम हैं जिससे आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज से बचाव कर सकते हैं, इस पे नियंत्रण कर सकते हैं और उसको पलट भी सकते हैं। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट पे लगा हुआ है। और जो अगर आप डायबिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो पूरा लिखित में हमारी वेबसाइट पे है और वेबसाइट का नाम है www.foodlifestylebalance.com। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइप 2 डायबिटीज भोजन और जीवन शैली की बीमारी है, सिर्फ दवाइयों से ठीक न होगी। इसके लिए आपको पूरा अपना परिवर्तन भोजन और जीवन शैली का करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज की गाड़ी का चार्ज आपने खुद नहीं लेना है। दवाइयों को ड्राइवर सीट पे न बिठाइए, आप खुद ड्राइवर सीट पे बैठिए, अपना भोजन दिनचर्या और अपने प्राकृतिक नियमों का पालन कीजिए और उससे अपनी डायबिटीज की दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। अगर आप प्राकृतिक नियमों की पालना पूरी करेंगे तो आप इंसुलिन से 3-6 महीने के अंदर ही फ्री हो सकते हैं। याद रखिए कि ज्ञान ही हमारी समस्या का समाधान है। तो इस ज्ञान से जुड़े रहेंगे तो अपने डायबिटीज को संभाल सकेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है और इंसुलिन की जरूरत भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारी डायबिटीज पलटनी शुरू हो जाएगी, हमारी दवाइयों की जरूरत भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो डायबिटीज के बचाव के लिए और इससे नियंत्रण करने के लिए हमें 6 प्राकृतिक नियम की जरूरत है। ये 6 प्राकृतिक नियम जो हैं वो हैं, सबसे पहले आपको अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। समय अनुसार आपको अपनी लैब टेस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी, जिससे आपको पता चले कि आपकी डायबिटीज किस दिशा में जा रही है, ठीक दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में जा रही है। दूसरा, आपका आहार जो है वो समग्र शाकाहारी प्राकृतिक होना चाहिए। तीसरा नियम है कि आपका जो जीवन शैली है वो एकदम संतुलित होनी चाहिए। इसमें जीवन शक्ति के 3 व्यवहार आते हैं। आप कब खा रहे हैं, कब उपवास कर रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं और आप गतिशील हैं और व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं। चौथा जो नियम है वो यह है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये नई चिकित्सा प्रणाली है जो आजकल बहुत ही प्रचलित है। इसका मतलब नियमित समय पे खाना और नियमित समय पे उपवास। आजकल ये हिसाब बना हुआ है कि हम सुबह से खाना शुरू कर देते हैं और 14-16 घंटे खाते ही रहते हैं, हर 2-2 घंटे खाते रहते हैं। इससे शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और इंसुलिन की जरूरत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डायबिटीज और मोटापे दोनों में यह नियमित उपवास की प्रणाली बहुत काम आती है। उसके बाद हमें अपना यह नॉर्मल करना पड़ेगा कि हमें सूर्य प्रकाश और सूर्य ऊर्जा का पूरा साथ है कि नहीं है। सूर्य प्रकाश और सूर्य ऊर्जा सिर्फ हमारे लिए विटामिन डी नहीं बनाती, हमारे लिए बहुत कई काम करते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली छठा नियम है कि हमें अपनी मानसिक शक्ति को पूरा बचा के रखना है अगर हमें अपनी ब्लड शुगर नहीं बढ़ानी। क्योंकि जब मानसिक तनाव होता है और बेचैनी होती है तो शुगर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की हार्मोन्स बिगड़ जाती है। अब मेडिकल इवैल्यूएशन, अपनी डायबिटीज की जानकारी में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी हमारे शरीर में जमी हुई है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं कितना दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं इंसुलिन पे हूँ कि नहीं हूँ, मेरा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कैसे चल रहा है। ये आपको खुद ब खुद देखना है कि मेरा सुबह को उठते समय खाली पेट शुगर कितना है, 2 घंटा खाने के बाद कितना शुगर है। इसको आप समय अनुसार मापते रहिए, तभी आप अपनी डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा खाना नेचुरल है कि नहीं है और मेरा जीवनचर्या संतुलित है कि नहीं है। इन सब का ध्यान आपको मेडिकल इवैल्यूएशन में अपने में रखना पड़ेगा। अब जो कम से कम आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग चाहिए, ब्लड टेस्टिंग चाहिए, वो है कि आपको रेगुलर बेसिस पे समय अनुसार सुबह का
ब्लड शुगर करना है जबकि आपने कुछ नहीं खाया, खाली पेट ब्लड शुगर और 2 घंटा खाना खाने के बाद। ये आपको बताएगा कि आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसे अच्छा है। सुस्ती नहीं कर देनी कि आप 1 महीने में 1 बार कर रहे हैं। कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार तो ज़रूर कीजिए, अगर रोज़ करते हैं तो सोने पे सुहागा है। उसके बाद आपको अपने हीमोग्लोबिन A1C की पूरी जानकारी चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C एक वो नंबर है हमारे लेबोरेटरी में जो हमें यह बताता है कि पिछले 3 महीने में हमारा ब्लड शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा था। अगर ये 7 है, 7 से कम है, इसका मतलब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर है। पर अगर ये 9 और 10 पे बना हुआ है, इसका मतलब आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है, 250-300 पे चल रही है और आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की हो सकती है। तो ध्यान रखें कि आप अपना हीमोग्लोबिन A1C हर 3 महीने में कराते रहें। उसके बाद जब डायबिटीज बिगड़ी होती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, LDL हाई होता है। तो इसको भी हर 3-4 महीने में आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कराना चाहिए, जिससे हार्ट अटैक का खतरा न रहे। और डायबिटीज में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। विटामिन डी और B12 लेवल जो है डायबिटीज के बहुत कम हो जाती हैं, तो इन दोनों का भी लेवल चाहिए। अगर जरूरत हो तो मल्टीविटामिन जिसमें ये दोनों चीजें हैं वो लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर जितना भी आप प्राकृतिक तरीके से अपना विटामिन डी और B12 बनाए रखें तो और भी अच्छा है। थायराइड फंक्शन जो है वो डायबिटीज वालों में थोड़ा बैठ जाता है, क्योंकि डायबिटीज के साथ फैटी लिवर बहुत होता है, लिवर में फैट होता है। जब लिवर में फैट होता है तो थायराइड का जो फंक्शन है कम हो जाता है, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको चेकिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए भी आपको पहले इलाज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सबसे जरूरी प्राकृतिक नियम की बात करेंगे और वो है हमारा समग्र भोजन, प्राकृतिक तरीके का शाकाहारी भोजन। मैंने मांस का नाम नहीं लिया क्योंकि मांस और दूध इन दोनों में वो पौष्टिक पदार्थ नहीं है जो हमारे शाकाहारी भोजन में है। और अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है तो शाकाहारी भोजन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शाकाहारी भोजन का हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। 50% आपका खाने की कैलोरीज जो है आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आनी चाहिए, सब्जियों से और फ्रूट से आनी चाहिए। प्रोटीन जो है शाकाहारी तरीके से आपके फलियों से और दालों से आना चाहिए, ये 20% के करीब। जो अनाज है वो मोटा अनाज होना चाहिए, रिफाइंड फ्लावर कुछ भी नहीं, कोई भी रिफाइंड आटा नहीं। मोटे अनाज का आपको आटा चाहिए या मोटा अनाज खाना है आपको। एक ध्यान में रहे कि अगर आप अनाज 1 कप खा रहे हैं तो आपको 4 कप सब्जियां खानी है। तो जितना भी अनाज खा रहे हैं उससे चौगुना आपको सब्जियां खानी है। फैट डायबिटिक के लिए जरूरी है। जब मोटा डायबिटिक है तो उसको थोड़ा कम, पर पतला डायबिटिक है उसको भी फैट की जरूरत है। इसका रीजन है कि फैट ही ऐसा खाने में हमारा पदार्थ है जिसको इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं और वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। पर अगर आप मोटे हैं तो फैट का अंदाज थोड़ा कम करना पड़ेगा, पर कम से कम 20% आपकी कैलोरीज जो है वो फैट से आनी चाहिए। पर फैट वही जो प्राकृतिक हो, हेल्दी फैट हो, न कि परिष्कृत तेल, न कि बाजार का रिफाइंड ऑयल। आपको कच्ची घानी का तेल ही चाहिए और देसी घी चाहिए। तो आपको प्राकृतिक तेल और घी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप एक मुट्ठी नट्स खा लेते हैं तो आपको पूरा फैट का अंदाज जो आपके शरीर को चाहिए वो मिल जाएगा। इसके बारे में ज्यादा बोलेंगे आगे। अब कौन से जो भोजन है हमारे जो हमारा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो दिख रहा है साफ के साफ कि अगर आपका भोजन प्राकृतिक है तो शुगर ज्यादा बढ़ती नहीं और बनी रहती है तो इसका मतलब आपको भूख नहीं लगती ज्यादा। पर अगर आप प्राकृतिक पदार्थ नहीं, फैक्ट्री के बने खाने खा रहे हैं तो आपकी शुगर बहुत बड़ी चल जाती है। जैसे कि आप चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आलू खा रहे हैं, प्रोसेस फूड्स बने बनाए पैकेट के खाने, इन सब के सब में ब्रेड सबसे बड़ी दुश्मन, पाव बहुत बड़ा दुश्मन। उससे शुगर का लेवल बहुत बढ़ा जाता है। एक डबल रोटी के 2 टुकड़े आपके 4 चम्मच चीनी के बराबर हैं। एक पाव मीडियम साइज का आपके 4 या 6 चम्मच चीनी के बराबर है। तो उससे क्या हो जाता है, शुगर बहुत बड़ी बढ़ जाती है, फिर एकदम गिरती है क्योंकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत आती है और जैसे ही वो शुगर 1.5 घंटे में गिरती है आपको फिर से भूख लग जाती है। पर अगर आप प्राकृतिक खाना खा रहे हैं, मोटा अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं,
फल फ्रूट बराबर मात्रा में खा रहे हैं, तो आपकी शुगर बनी रहती है शरीर की, बहुत ऊपर नहीं जाती, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती और आपको बार बार भूख नहीं लगती। तो मैंने एक ये फूड पिरामिड जो मेरे को बहुत पसंद आया ये लगाया है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ आप किस अंदाज में कैसे चीजें खाएं। सबसे ज्यादा आप सब्जियां खाएं, उसके बाद फ्रूट। पर डायबिटीज को फ्रूट थोड़ा कम खाना पड़ता है, 1 या 2 कप। अगर पतला डायबिटिक है तो 2 कप खा सकता है, लेकिन अगर मोटे डायबिटिक है तो एक, क्योंकि फ्रूट में भी चीनी होती है, थोड़ी शुगर होती है। होल ग्रेन्स मतलब मोटा अनाज, उसके साथ आपको दालें और फलियां खाना जरूरी है। नेचुरल ऑयल, नेचुरल प्राकृतिक तेल और घी मैंने बोला, यह नहीं कि नकली तेल। और अगर आपको कई बार मन में आया कि मैं थोड़ा चॉकलेट खा लूं या मैं एक रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे वो किस समय खाना है, जैसे कि आपके शरीर की शुगर न बढ़े। तो सबसे ज्यादा आपके भोजन में मैंने बोला सब्जियां होनी चाहिए और उसके बाद 1 या 2 कप फ्रूट। सब्जियां और फल जो हैं वो आप साबुत खाएं, मतलब साबुत का मतलब उनके जूस ना बनाएं, क्योंकि जूस बनाने से आप उनका सारा फाइबर जो गूदा है वो फेंक देते हैं। और फाइबर की सबसे बड़ी महिमा यही है कि फाइबर हमारा शुगर को भी नीचे रखता है और हमारे फैट लेवल को भी नीचे रखता है। सब्जियों को प्रेशर कुक ना करें, ज्यादा ना पकाएं, 30% कच्ची खाएं, जैसे सैलड हुए, आपकी स्मूदीज हुई, या उनके कच्ची सब्जियों के अचार बना करके खाएं। तो ये भी एक तरीका है कच्ची सब्जी खाने का। तो 1 कप आप दालें और फलियां खाएं। दालें और फलियों का खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बदल बदल के खाएं या मिला करके खाएं, पर एक हफ्ते में कई तरह की दालें और फलियां खा लें, जैसे कि आपको सारे पौष्टिक तत्व मिले। फलियों को अपने खाने में डालना न भूलें, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार फलियां जैसे राजमा हो, बीन्स हो, जरूर खाएं, क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छा होता है और उसके सिवाय हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब हमारे पाचन शक्ति को अच्छा रखते हैं। सबसे अच्छा धान डायबिटिक के लिए, आपने सुना होगा अपने डॉक्टर से, चावल खाना बंद, सफेद चावल खाना बंद। पर अगर वो चावल ब्राउन राइस हो या थोड़ा सा बासमती राइस हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, इसको खाने का तरीका चाहिए। चावल की प्लेट में दाल न डालें, और दाल के कटोरे में चावल डालें, 1 या 2 चम्मच, तो स्वाद आ जाएगा और तृप्ति भी हो जाएगी। पर डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा धान है मोटा धान। मोटा धान मतलब जैसे कि बाजरा और ज्वार। बाजरा और ज्वार की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें 15% फाइबर होता है, गेहूं में 3% और चावल में सिर्फ 0.5%। इसी की वजह से जब हम चावल खाते हैं और गेहूं खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम बाजरा खाते हैं और ज्वार खाते हैं तो ब्लड शुगर नीचे ही रहती है। तो सबसे सबसे सुंदर धान जो हमारे डायबिटीज के लिए है वो है बाजरा और ज्वार। तो इस पे ध्यान रखें। अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो महीन गेहूं का आटा नहीं, जितना भी इसमें चोकर है वो वो वाला आटा खाएं। इसका मतलब गेहूं का आटा आप घर में खुद पीसें, न कि मिल्क का पैकेट का खाना का आटा लाएं, क्योंकि पैकेट का जो खाना है उसमें से सारा चोकर निकाल दिया जाता है। जितना आटा आपका गेहूं का आटा सफेद, उतना ही आपके लिए हानिकारक, उतनी ही वो आपकी शुगर बढ़ाएगा। अब घी तेल की बात, मैंने कहा कि घी तेल ही एक ऐसी चीज है हमारे खाद्य पदार्थों में जिसको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटीन को भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट को तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती ही है। तो हमारे खाने में 20 से 30% कैलोरीज जो है वो फैट से आनी चाहिए। ये बैठती हैं हमारे माप के हिसाब से 8 या 10 चम्मच। अगर आप मोटापे के डायबिटीज हैं तो उसमें थोड़ा कम खा लीजिए, 6 या 7 चम्मच। पर अगर पतले डायबिटीज हैं, 8 से 10 चम्मच खा सकते हैं। तो आपको कौन सा घी तेल खाना है? तेल वो जो प्राकृतिक कच्ची घानी के, जैसे कच्ची घानी का खोपरे का तेल या नारियल का तेल, कच्ची घानी का तिल का तेल या जिंजली ऑयल, या कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल। और घी 2 या 3 चम्मच अपने खाने में जरूर डालिए, क्योंकि घी जो है हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हर रोज अगर आप एक मुट्ठी नट्स और सीड्स खाएंगे, जरूरी नहीं कि आपको बादाम पिस्ते और काजू खाने की जरूरत है, मूंगफली में भी उतनी शक्ति है जितनी बादाम में है। तो और बाकी बीज जो हैं, जो भी आपके सामने आए उनको जरूर खाइए। आप हैरान होंगे कि सेसमी सीड जो तिल
के सीड्स होते हैं, उनमें बहुत कैल्शियम होता है। 2 चम्मच में 90 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम होता है। तो अगर आप तिल गुड़ के लड्डू खाएंगे तो आपकी हड्डियों की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में परिष्कृत तेल, रिफाइंड ऑयल को हाथ न लगाएं। ये आपको फैटी लिवर देता है, आपकी डायबिटीज बिगाड़ेगा, आपको हार्ट अटैक देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि जो कच्ची घानी का तेल है वो बहुत महंगा है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप कच्ची घानी का तेल यूज करेंगे तो एक ही चम्मच से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये फैलता है अच्छी तरह से, ये मोटा होता है, थिक होता है। पर अगर आप परिष्कृत रिफाइंड ऑयल लेंगे तो वो एक चम्मच की बजाय आपको 4 चम्मच यूज करने पड़ेंगे, 100 गुना। तो आप समझ सकते हैं जो खर्चा आप इसके ऊपर करेंगे वो आपका बराबर हो जाएगा। मैं ये कहूंगी कि आप परिष्कृत तेल खा रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि परिष्कृत तेल से आपकी कोई पैसे की बचाव नहीं, आपका स्वास्थ्य का भी कोई बचाव नहीं। आपके खाने में स्पाइसेस और एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं हमारे भोजन में जो कि हमारे को बीमारी से बचाते हैं, हमारे कोशिकाओं को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे सिर्फ प्राकृतिक शाकाहारी भोजन में ही होते हैं, और हमारे जो स्पाइसेस हैं, इंडियन स्पाइसेस मसाले हैं, उसमें बहुत होते हैं। तो इसलिए अपने मसाले खाने जरूरी हैं। आज सारा विश्व हमारी तरफ भाग रहा है, हल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा जीरा खाना चाहते हैं, वो हमारे मसाले खाना चाहते हैं। तो आप देखें कि हमारी पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हमारी सभ्यता के लोग पश्चिमी खाने की नकल करके बीमार हो रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर मोटापा सारे विश्व में आया तो उसको किसने एक्सपोर्ट किया, किसने भेजा? अमेरिका ने, सारे विश्व में। तो आप अमेरिकन खाने से थोड़ा दूर रहिए। तो आपकी स्पाइसेस में क्या चाहिए? आपको एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे अदरक, हल्दी, ये हमारे शरीर की सूजन को कम करते हैं। जो मेथी के सीड्स हैं वो जाने माने, इनमें एक चीज होती है ट्रिजोलिन, जो हमारी शुगर को नीचे रखती है। उसी तरह से दालचीनी जो है हमारी शुगर को थोड़ा नीचे रखती है। तो ये मसाले जो हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैं दही और छाछ के बारे में बोलूंगी। हमारी कई सदियों की परंपरा में छाछ को बहुत महत्व दिया गया है। और छाछ का महत्व और दही का महत्व यही है कि इसमें अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारी पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। हमारे पाचन शक्ति के साथ साथ हमें विटामिन बी 12 भी बनाते हैं हमारे आंतड़ियों में। तो जो हमारी छाछ है, दही है, और जो खमीर वाले खाने हैं, जैसे कि जब हम कोई भी चीज राई से बनाते हैं तो वो खट्टी हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वह खट्टी चीज जो है वो प्रीबायोटिक है, हमारे आंतड़ियों के जीवाणु की मदद करती है और उससे बी 12 बनाने में भी मदद करती है। तो आपका अगर बी 12 कम है तो आप खमीर वाला खाना ज्यादा खाएं, फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाएं। अब आप तो जानते ही हैं कि जो अंकुरित हैं वो आयुर्वेद ने बोला है प्राण फूड। प्राण मीन सोर्स ऑफ लाइफ फूड। उसको सोर्स ऑफ लाइफ क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें 30%, 30% मात्रा प्रोटीन की ज्यादा है, 30% मात्रा मिनरल्स की ज्यादा है, 30% मात्रा विटामिन बी की ज्यादा है। तो अगर आप विदेश में भी जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक फूड स्टोर अगर देखेंगे अमेरिका में, तो वहां पे 10-15 तरह के अंकुरित चीजें पड़ी हैं। अंकुरित बीज, अंकुरित दालें, अंकुरित धान, हर तरह के आपको अंकुरित मिलेंगे। और पर ये अंकुरित की परंपरा हमारी है, तो आपको अपनी पुरानी परंपरा से जुड़े रहना है और ये अंकुरित चीजें खाना बहुत जरूरी है। इससे आपका विटामिन बी 12 बना रहेगा, आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। अब सबसे ज्यादा आजकल जो है क्रेज या भागादौड़ी हो रही है कि हम एल्कलाइन वाटर पिए, क्योंकि हमारा शरीर एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीन क्षारीय है, अम्लीय नहीं है। तो एल्कलाइन वाटर से हमारे को शरीर जो है वो क्षारीय हो जाएगा। पर ये बात गलत है, क्योंकि एल्कलाइन वाटर जैसे ही पीते हैं तो हमारे की पेट की थैली में जो एसिड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। अगर हमने अपने शरीर को एल्कलाइन रखना है, क्षारीय रखना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सब्जियों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो सब की सब एल्कलाइन होती हैं। उसकी जगह हमारे एसिडिक फूड जो हैं वो उनकी लिस्ट आपके बाईं तरफ है। जितने भी मीट हैं वो एसिडिक है, दूध एसिडिक है, जितनी भी शुगर है वो एसिडिक है, जो महीन धान पीसा हुआ है वो भी एसिडिक है।
डबल रोटी एसिडिक है, जितना भी मीठा है वो एसिडिक है, और आप तो जानते ही हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल दोनों एसिडिक हैं। तो आप अपना खुद ब खुद चुनाव कर लें कि अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अल्कलाइन रखना है, तो आपको प्राकृतिक शाकाहारी भोजन ही चाहिए। दूध और डायबिटीज। दूध के जो घने पदार्थ हैं वो डायबिटीज के लिए अच्छे नहीं। इसका कारण मैं बताऊंगी आपको। आजकल डायबिटोलॉजिस्ट भी आपको बताएंगे कि आप दूध की मात्रा अपनी थोड़ी कम करें, क्योंकि दूध से डायबिटीज बिगड़ जाती है, खास करके अगर दूध का पदार्थ घना हो। तो दूध के घने पदार्थों में क्या होता है? पनीर। अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन उसके साथ साथ 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारी खून की नलियों में जम जाता है बुरा कोलेस्ट्रॉल बन करके। तो हम तो सोच रहे हैं कि हाई प्रोटीन हम खा रहे हैं पनीर के साथ, लेकिन ये सोचें कि पनीर आपका नुकसान ज्यादा कर रहा है, फायदा कम कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा दूध का घना पदार्थ है वो है चीज। आजकल के जितने भी पश्चिमी खाने हमारे फास्ट फूड में मिल रहे हैं, जंक फूड में मिल रहे हैं, उसमें उसमें चीज पनीर बहुत ज्यादा है, और उस चीज में 80% सैचुरेटेड फैट है। ये सैचुरेटेड फैट हमारे डायबिटीज के लिए घातक है। उसके बाद दूसरे दूध के जो घने पदार्थ हैं वो हैं दूध की बनी हुई मिठाइयाँ। तो डायबिटिक के लिए अगर मिठाई खाने का शौक है तो ये अच्छा रहेगा कि वो मिठाई खाएं जिसमें दूध का पदार्थ कम हो, दूध की मात्रा कम हो। दूध की घनी मिठाई न खाएं। अब दूध में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे को डायबिटीज में प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि जो दूध है वो हमारे में इंसुलिन प्रतिरोध पैदा करता है ज्यादा। क्योंकि गाय का दूध जो होता है, खास करके हमारी जो डेयरी की गाय है, उसके दूध में फैट भी बहुत ज्यादा है, और वो प्रदूषित भी बहुत होता है, क्योंकि डेयरी की जो गाय है वो 50-60 लीटर दूध देती है। उसके दूध में पौष्टिकता नहीं होती। उसको कॉर्न खिलाया जाता है, मक्का खिलाया जाता है, उसको एंटीबायोटिक बहुत मिलता है, हार्मोन्स बहुत मिलती हैं। इसकी वजह से वो दूध प्रदूषित है, वो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। दूध में जो होता है एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इसीलिए होता है क्योंकि बछड़ा जब अपनी माँ का दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, तो 1 महीने में 3 गुना उसका साइज हो जाता है। आप समझिए, अगर वही दूध आप पूरे भरे पूरे इंसान पी रहे हैं जो अडल्ट हैं, बड़े हो चुके हैं, तो आपके लिए क्या करेगा? इसीलिए दूध जो है बच्चों को देना चाहिए, न कि एडल्ट को। ये दूध पीने की जो हमारी आदत है वो कुछ डायबिटीज के लिए भारी पड़ती है। और अगर आपको गिर दूध का गाय का दूध मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि गिर गाय के दूध में एक तो फैट बहुत कम होता है, और उसका जो प्रोटीन है वो माँ के दूध से बहुत मिलता जुलता है। पर अगर आपको डेयरी का गाय का दूध है तो आप उस दूध को न वापरें अगर आपको डायबिटीज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जियां और फल जो हैं आप साबुत खाएं। उससे आपके दांतों की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसका भी थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। आजकल हमारे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उनको सख्त खाना नहीं देते, बहुत सॉफ्ट खाना देते हैं। तो अगर आप अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हैं तो खाना थोड़ा सख्त खाइए, तो उससे आपके व्यायाम हो जाएगा मसूड़ों का भी और दांतों का भी। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप जूस बनाते हैं तो सारा का सारा गूदा फेंक देते हैं और उसके साथ फाइबर भी चला जाता है। तो आपका जो जूस है वो पूरा का पूरा शुगर से भरा हुआ हो जाता है, और ये आपकी डायबिटीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर आप बोतल में से जूस पी रहे हैं तो वो और भी बुरा है, क्योंकि बॉटल का जो जूस होता है उसमें और भी ज्यादा शुगर डाली जाती है, जैसे वो बिगड़े नहीं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको फल खाना है तो साबुत फल खाना है, उसका जूस नहीं पीना। अगर आपको जूस पीना है तो सब्जियों का जूस भी ना पिए, स्मूदी पिए। स्मूदी का मतलब उसका कुछ भी फाइबर ना फेंके। उसमें आप फल भी डाल सकते हैं, हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो लौकी का अगर जूस पीना है तो उसको छाने नहीं, लौकी का पूरा जूस बना करके उसके तड़का लगा सकते हैं, उसको टेस्टी कर सकते हैं, लेकिन साबुत ही स्मूदी बना के पिए, जैसे आप उसका फाइबर निकाल के फेंक न दें। हमारा अगला प्राकृतिक नियम है संतुलित दिनचर्या। हमारी संतुलित दिनचर्या
सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। इस 24 घंटे के काल चक्र को कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्का मीन्स कोड, डीएन मीन्स दिन, रिदम मीन्स लय। ब्रह्मांड के सारे प्राणी, पेड़ पौधे इस सर्केडियन रिदम की लय में रहते हैं। अगर इस लय से टूट जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आधुनिक मनुष्य क्या इसकी लय में है? इसीलिए तो बीमारियां इतनी ज्यादा हैं। और इस शोध पे 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया कि मनुष्य की अपनी दिनचर्या इस 24 घंटे के सूर्य प्रकाश के काल चक्र के हिसाब से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बीमारियां हो जाएंगी। अब ये सूर्य प्रकाश का काल चक्र हमारे सारे दिनचर्या को कैसे संभालता है? ये संभालता है हमारे दिमाग की घड़ी के द्वारा। हमारे दिमाग की घड़ी एक स्पेशल सेल्स हैं जो हमारे फोरहेड त्राटक के पीछे हैं, आंखों के पीछे हैं। ये घड़ी हमारे एक एक अंग से जुड़ी है। ये घड़ी हमारे जीवन शक्ति के सारे व्यवहार को भी संभालती है। दिन के समय सारे के सारे अंग सक्रिय हैं और रात के समय सारे के सारे अंग विश्राम के मोड में हैं। और रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट, इसका मतलब विश्राम हो रहा है, मरम्मत हो रही है और कायाकल्प हो रहा है। रात के समय हमारा दिल 20% कम धड़कता है, 20% ब्लड प्रेशर कम होता है। हमारा लिवर रात के समय कोई ऊर्जा नहीं बना रहा, बस ग्लूकोज देता जाता है, जैसे जितना थोड़ा जरूरत हो शरीर को वो बनता रहे। हमारे इंसुलिन बनने की क्रिया जो है वो बदल जाती है। रात के समय हमारी इंसुलिन फैट बनाती है, वो ऊर्जा नहीं बनाती। तो 8 बजे के बाद सोच लीजिए जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से चर्बी ही बन रही है, उसमें से ऊर्जा नहीं बन रही। और आजकल आप देखेंगे शहर के लोग खाना रात को 8 बजे के बाद खाते हैं। तो फिर ये हैरान होने की क्या बात है कि शहरी लोगों में मोटापा इतना ज्यादा, डायबिटीज इतनी ज्यादा, फैटी लिवर इतना ज्यादा, हार्ट अटैक इतना ज्यादा, इस वजह से कि उनके शरीर में चर्बी दबादब बन रही है। हमारी आंतड़ियां दिन के समय काम कर रही हैं, 10 बजे के बाद ठप धीरे हो जाती हैं। अगर आप रात का खाना 9-10 बजे खा रहे हैं तो समझ लीजिए एसिड रिफ्लक्स भी होगा, बदहजमी भी होगी, गैस भी होगी, ब्लोटिंग भी होगी, कई बीमारियां होंगी। यह सूर्य की घड़ी हमारे जीवन शक्ति के 3 व्यवहार को संभालती है। आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आप कब खाएंगे, कब आपको नहीं खाना, और आप गतिशील कब होने हैं और आपको विश्राम कब करना है। तो ये सारे जीवन शक्ति के व्यवहार इस घड़ी के हाथ में है। अगर हम इस घड़ी को काल चक्र के हिसाब से नहीं चलाएंगे, सर्केडियन रिदम से नहीं चलाएंगे, तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमारे शरीर की जितने भी क्रियाएं जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये इस काल चक्र से जुड़े हैं, इस घड़ी के साथ जुड़े हैं। अगर इस घड़ी के हिसाब से हम नहीं चलते हैं तो हमारे को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और आप देखते हैं आज नींद कितने लोगों की हराम है। इंसोम्निया आज, नींद की कमी आज सबसे बड़ी महामारी है। पेट खराब होना सबसे बड़ी महामारी है। हमारा चर्बी ज्यादा बनती है, ऊर्जा कम बनती है, क्योंकि हम खाना गलत टाइम पे खा रहे हैं। हमारी गतिशीलता चली गई है क्योंकि हम इस काल चक्र के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी बिगड़ गई है और हमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। आज कोविड सारी दुनिया में भरा हुआ है, सारी दुनिया में फैल गया है, क्योंकि आज संसार में मनुष्य ना तो पौष्टिक आहार खा रहा है, न संतुलित दिनचर्या में सूर्य के काल चक्र से जुड़ा हुआ है। तो खाने का सबसे अच्छा समय कब है? दिन के समय सबसे अच्छा समय होता है दिन का खाने का 9 से 7, 10 घंटे, या 9 से 6, और भी सुंदर। उससे क्या रहता है कि हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है और हमारे आंतड़ियों को पूरा समय मिल जाता है कि वो विश्राम भी कर लें, अपना मरम्मत भी कर लें और अपना कायाकल्प भी करते हैं। और हमारी डाइजेशन सबसे अच्छी दिन के समय होती है। उस टाइम एंजाइम्स भी डाइजेस्टिव सबसे अच्छी और ऊंची लेवल पे होती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का यूज भी बहुत अच्छा होता है, वो ऊर्जा में बन जाता है, वो चर्बी नहीं बनता दिन के समय। 8 बजे के बाद आप जो भी कितना भी अच्छा, कितना भी पौष्टिक आहार खाएंगे, वो चर्बी में बदलेगा। अगर आप रात को जल्दी खा लेंगे तो आपकी नींद बहुत गहरी होगी।
अगर आप देर से खा रहे हैं तो खाने के बाद क्या होता है? हमारे आयुर्वेद में कहा है कि खाने के बाद हमारा पेट गर्म हो जाता है, जठराग्नि आ जाती है। अगर पेट 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो नींद गहरी बिगड़ जाती है जठराग्नि की वजह से। तो जो भी लोग रात को देर से खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनकी नींद बिगड़ी हुई है। अब मैं आपके सामने एक अद्भुत चीज पेश करना चाहती हूँ। आपके सामने ये ग्राफ है, वो दिखा रहा है ब्लड शुगर लेवल। तो आप देखेंगे कि मेरे बाईं तरफ ब्लड शुगर लेवल तो बहुत कम है और दाईं तरफ ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है। ये बता रहा है कि सुबह को आपने जो खाना खाया उससे ब्लड शुगर नीचे रहती है, पर वही का वही खाना अगर दोपहर को खाएंगे तो ब्लड शुगर ज्यादा होगी, और वही का वही खाना आप रात को देर से खाएंगे तो ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा चढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग रात को देर से खाना खाते हैं उनको डायबिटीज होगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आप डायबिटिक हैं और आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, थोड़ी सी बर्फी भी खाना चाहते हैं, या कुछ मीठा या खीर खाना चाहते हैं, तो आप वो सुबह को खा लीजिए, 12 बजे से पहले खा लीजिए, तो आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद गतिशील रहिए तो शुगर और आराम से नीचे हो जाएगी। अब गहरी नींद का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। कहते हैं गहरी निद्रा का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन, अगर वजन बढ़ जाएगा टाइप 2 डायबिटीज भी आ जाएगी। ये क्यों? क्योंकि जब हमारी नींद गहरी होती है तो हमारे सारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, बिल्कुल बराबरी में रहते हैं। इंसुलिन सक्रिय रहती है, थायराइड हार्मोन सक्रिय रहती है, कार्टिसोल सक्रिय रहती है, और हमारी ऊर्जा ज्यादा बनती है और चर्बी कम जमा होती है। अगर आप रात को देर से सो रहे हैं तो आपको गर्लिन हार्मोन, जो कि हमारी भूख बहुत बढ़ाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। लेप्टिन हार्मोन, जो हमारे सेशिएशन, हमारे को तृप्ति देती है, वो कम हो जाती है। तो जो लोग रात को देर तक जागते हैं उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, उनको तृप्ति नहीं होती, वो बार बार खाते रहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको कितना नुकसान होता है। अब मैं गहरी निद्रा के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि गहरी निद्रा का समय होता है 12 से 3, पर अगर आपको 12 बजे गहरी निद्रा चाहिए तो आपको 2 घंटे पहले सोना है, मतलब 10 बजे तक सोना है। सब लोग यही समझते हैं कि हमें नींद कब आ रही है ये निश्चित करता है समय हम अपने बिस्तरे में कब जा रहे हैं। ये बात गलत है। आपको नींद कब आ रही है ये निश्चित करता है आप सुबह को कब उठ रहे हैं। अगर आप सुबह को 5 और 7 के बीच में उठ रहे हैं तो आपको अपने आप ही नींद 10 और 11 बजे के बीच में आ जाएगी। पर अगर आप सुबह को 9 और 11 के बीच में उठ रहे हैं तो सवाल ही नहीं आपको गहरी निद्रा आने का। तो अगर आपको अपने नींद को बैलेंस करना है, नींद को वापस ले आना है नॉर्मल पे, तो आपको सुबह को जल्दी उठना जरूरी है। और जल्दी उठ करके सूरज की धूप को जरूर देख लें, सूर्य प्रकाश को जरूर देख लें, सुबह की रोशनी को जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपकी मेलेटोनिन हार्मोन आएगी, जो नींद, गहरी नींद की हार्मोन है। अगर आप सुबह की रोशनी नहीं देख रहे, सुबह से ही नकली रोशनी में घुसे हुए हैं घर में, तो आपको गहरी नींद नहीं आ सकती। गहरी नींद की सबसे अच्छी निशानी है आप कूद के सुबह को उठ जाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं तो अलार्म क्लॉक 10 बार बजती रहती है, आपके उठने की इच्छा नहीं होती। तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अब आपके सामने मैं एक नई चिकित्सा प्रणाली लाना चाहती हूँ। उसका नाम है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, या नियमित उपवास और नियमित समय पे खाना। आप सभी जानते हैं कि पिछले 40 या 50 साल से मोटापा घटाने के लिए कितनी कोशिशें हुई हैं। लो कैलोरी डाइट, इंटेंस एक्सरसाइज प्लान, खूब आप एक्सरसाइज कीजिए, कम कैलोरीज खाइए, कम खाना खाइए, हर 2-2 घंटे खाइए। लेकिन 40-50 साल में करोड़ों के करोड़ों रुपए और डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, लेकिन मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब लो कैलोरी की प्रणाली काम नहीं करती, इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा व्यायाम की प्रणाली भी काम नहीं करती। सबसे अच्छा जो काम कर रहा है पिछले 5 या 10 साल से, जो चिकित्सा प्रणाली बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है या प्रसिद्ध हुई है, उसको बोलते हैं टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, या नियमित समय उपवास और नियमित समय खाना। इसका मतलब आप कैलोरीज की चिंता मत करिए, घड़ी को देखिए। अगर इस घड़ी के हिसाब से आप दिन के समय 8 या 10 घंटे खाना खा रहे हैं और बाकी समय उपवास पे रहेंगे, तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे।
आपकी डायबिटीज बिगड़ी हुई है तो ठीक हो जाएगी। अब ये चिकित्सा प्रणाली कहाँ से आई? ये चिकित्सा प्रणाली हमारे ही अपने हिंदुस्तान के सचिन पांडा हैं, जो साक इंस्टीट्यूट सैन डिएगो में काम करते हैं। ये डॉक्टर सचिन पांडा हैं, पीएचडी करी हुई है उन्होंने जेनेटिक्स में। ये उनकी शोध से ये प्रणाली आई। उन्होंने शोध करी चूहों पे। उन्होंने 36 चूहे लिए। 18 चूहे जो थे उनको तो उन्होंने नियमित समय पे खाना दिया, जैसे चूहे खाते हैं, रात के टाइम खाते हैं, दिन के टाइम में सोते हैं। दूसरे चूहों को 24 घंटे खाना सामने पेश कर दिया, उतना ही खाना, उसी तरह का खाना, बराबर की कैलोरीज। ये सारे के सारे चूहे की जीन्स एक ही थी, एक ही माँ बाप के बच्चे थे। तो क्या हुआ? 6 हफ्तों के बाद जब देखा गया, तो देखा जो चूहे नियमित समय पे खाना खा रहे थे तो वो पतले थे, कूद फांद रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे। और जो चूहे जिनके सामने 24 घंटे खाना रखा गया, और चूहा सूंघ पे खाता है, अगर उसको सूंघ में खाना मिल रहा है तो वो खाता ही रहेगा। तो जो चूहे लगातार बार बार खा रहे थे वो ढीले पड़ गए, उन्होंने चलना फिरना कम कर दिया, वो अपने साइज में डबल हो गए, मोटे हो गए। साथ में साथ ये भी देखा गया कि मोटापे के साथ साथ उनका ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ब्लड का, उनका लिवर में फैट आ गया, उनका सारे शरीर में सोजन आ गई, उनका चलना फिरना टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यही मोटे चूहे जब उन्होंने वापस उनको नियमित समय पे खाना दिया गया, जैसे कि इन पतले चूहों को, तो वापस के वापस उनकी जितने भी प्रॉब्लम से वो ठीक हो गए, वापस पतले हो गए, उनका शुगर ठीक हो गया, उनका फैटी लिवर ठीक हो गया, उनके शरीर की सोजन कम हो गई, उन्होंने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ इस शोध का? कि अगर आप नियमित समय पे खाना खा रहे हैं और अपने शरीर को बाकी समय उपवास में रखते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जैसे ये चूहे स्वस्थ रहे। तो ये चिकित्सा प्रणाली पिछले 10 साल में, कम से कम पिछले 5 साल में तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है और बहुत ज्यादा काम में लाई जा रही है। मोटापे के इलाज के लिए, डायबिटीज के इलाज के लिए, पीसीओडी के इलाज के लिए, इन सब के लिए। तो अगर आपको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग या नियमित समय पे खाने की प्रणाली अपनानी है, तो सबसे पहले आपको अपनाना पड़ेगा कि आपको प्राकृतिक शाकाहारी खाना खाना होगा। अगर आप गलत सलत खाना खाना शुरू करेंगे तो ये चिकित्सा प्रणाली आपके लिए काम नहीं करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी कैलोरीज कम करने की जरूरत है ही नहीं। जितनी आपको भूख है उतनी खा लो, उन 8 या 10 घंटे में अच्छी तरह से खा लो। तो यह देखा गया है कि जब आप नियमित समय पे खाना खाते हैं और उपवास करते हैं, तो आपको कई फायदे होते हैं। आपका वजन कम हो जाता है, आपकी इंसुलिन बहुत सक्रिय हो जाती है, ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है, आपका शरीर बहुत फुर्तीला हो जाता है, आपके पेट की पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, आपका वजन फटाफट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके कई फायदे हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल खराब भी ठीक हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या नियमित समय पे उपवास और नियमित समय खाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर आप अपनी संस्कृति को देखें, तो हजारों साल पहले हमें बताया गया था, लंघनम परम औषधम। लंघनम का मतलब उपवास। उपवास सबसे सुंदर औषधि है। और हमने ये भी बताया था, आहार सद औषधम। तो अगर आपका आहार प्राकृतिक है और आप उपवास कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए उससे अच्छी औषधि हो ही नहीं सकती। ये हमारी पुरानी परंपरा है जो 4000 साल पहले हमें बताई गई थी। अब हम बात करेंगे टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की प्रणाली, मतलब नियमित उपवास, नियमित खाना। अब जो डायबिटीज है आपको, तो आपको ये बड़ी समझदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्लड शुगर नीचे गिरने का डर रहता है। तो अगर आप 14-16 घंटे रोज खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप 12 घंटे खाने का, 12 घंटे नियमित उपवास की प्रणाली को अपनाएं, धीरे धीरे करके। हर हफ्ते अपना खाने का समय कम करते जाएं, जब तक कि आप 12 घंटे के उपवास के समय तक पहुंचे। उसके बाद हर हफ्ते 1-1 घंटा आप उपवास का समय बढ़ाते जाएं। जब 14 घंटे पे आए, तो आप उस समय दिन में 2 नॉर्मल मील्स खा रहे हैं और एक छोटा मील खा रहे हैं। एक छोटा मील मीन्स छोटा खाना।
जब आप 12 घंटे के उपवास में हैं तो आप 3 बार खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मतलब नाश्ता खा रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। जब आप 16 घंटे के उपवास तक पहुंच जाते हैं धीरे धीरे करके, तो आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं। और अच्छा यही रहता है कि पहला वाला खाना जो आप खा रहे हैं वो 11 बजे के करीब, और शाम का खाना आप 6 बजे के करीब खा रहे हैं, तो आपका काम बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसमें जब इस लेवल पे आप पहुंचेंगे तो आपकी दवाइयां बहुत कम हो जाएंगी। अगर आप पतले डायबिटिक हैं तो यहीं पे रुक जाएं, पर अगर आप मोटे डायबिटिक हैं तो आप 18 घंटे के उपवास तक जा सकते हैं धीरे धीरे करके। और उस समय आपका खाना होगा एक खाना पूरा और एक आधा खाना। तो ये प्रणाली जो है, ये आपको बड़ी समझदारी से आगे आगे धीरे धीरे करके बढ़ानी है, जैसे आपका शरीर आपको बताता है। ब्लड शुगर अगर न की कम हो जाती है तो साथ में साथ अपनी दवाई को कम करते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर इस प्रणाली को आप अपनाएंगे तो आपकी इंसुलिन 3 या 6 महीने में खत्म हो जाएगी। हमारी अगली प्राकृतिक नियम जो है वो है सूर्य की ऊर्जा से जुड़े रहें। सूर्य की ऊर्जा हमारी जीवन शक्ति का आधार है। हाँ, यह सिर्फ हमारी जीवन शक्ति का आधार नहीं, ये सारे ब्रह्मांड के प्राणियों की जीवन शक्ति का आधार है। हम मनुष्य इस आधार से दूर हो गए हैं, इस जीवन शक्ति के आधार से, इसीलिए हम बीमारियों के घर हो गए हैं। इसीलिए मैंने एक छोटा सा स्लोगन बनाया है, देर आर ऑल काइंड ऑफ लाइट फॉर साइट, बट फॉर हेल्थ देर इज ओनली वन लाइट, एंड दैट इज सनलाइट। कि हमें दुनिया में नजारे देखने के लिए तो कई तरह की रोशनियां मिल जाती हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की एक ही रोशनी है, वो है सूर्य प्रकाश। अब हम यही सोचते हैं कि जो सूर्य प्रकाश हुआ है हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें विटामिन डी मिलता है, वो तो हम गोली से भी ले सकते हैं। तो ये सिर्फ विटामिन डी का काम नहीं करता सूर्य प्रकाश। सूर्य की ऊर्जा हमें और कई शक्तियां देती है। ये हमारे को फुर्तीला बनाती है, ये हमारे डिप्रेशन को भगा देती है। जिन दुनिया के देशों में सूर्य की रोशनी नहीं होती वहां पे डिप्रेशन और सुसाइड रेट बहुत हाई होती है। तो सूर्य प्रकाश हमारे को डिप्रेशन से बचाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश में एक हार्मोन पैदा होती है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। अगर आप देखेंगे जब आपको डिप्रेशन होता है तो वही हार्मोन आपको दी जाती है, सेरोटोनिन। ठीक है, तो आप नेचुरल सेरोटोनिन लें सूर्य प्रकाश से, दवाई के ऊपर न जाएं, क्योंकि दवाई आपको वो नहीं दे सकती जो आपको प्राकृतिक चीज दे सकती है। आपको स्मरण शक्ति सुधारनी है तो बच्चों को बोलिए कि सुबह को धूप देखें, धूप में दौड़ें, धूप में व्यायाम करें। सूर्य प्रकाश आपकी और सूर्य की ऊर्जा आपकी भूख भी कम करती है, आपको कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज से भी बचाती है, और आपको हार्ट डिजीज से भी बचाती है। तो आपसे सोच सकते हैं कि सूर्य प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए कितना महत्व रखती है। न कि सिर्फ हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाती है, वो तो करती ही है, पर आजकल ये फैशन हो गया है कि हम विटामिन डी की गोली खा लेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ये बताया गया है कि शहरों में 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। ये वैल्यू इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोटिक सोसाइटी ने दी है। तो आप समझ सकते हैं कि हम शहरी लोग बिल्कुल ही धूप में नहीं जा रहे। अब सेफ सनबेदिंग टाइम मतलब किस समय पे हमें सूर्य प्रकाश का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी परछाई देखें, अगर आपकी परछाई आपसे लंबी है तो वो सेफ समय है। तो ये कब होता है? 2 घंटा सूर्योदय के बाद और 2 घंटे सूर्यास्त से पहले। तो ये जो 4 घंटे हैं आपके सूर्य प्रकाश के सेवन के लिए बहुत अच्छी हैं। पर दिन के 10-11 बजे जब आपकी परछाई आपके हाइट के बराबर है तो उस समय सूर्य का की जो प्रकाश है वो बहुत आपके स्किन के लिए स्ट्रांग है, और वो आपकी चमड़ी को के लिए अच्छा नहीं, और यही काम दोपहर का है। तो जब अगर आप यह सूर्य प्रकाश का सेवन सुबह को 2 घंटे सूर्योदय के बाद और 2 घंटे सूर्यास्त के पहले कर रहे हैं तो आपको शरीर में सन टैन लोशन वगैरह इत्यादि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रंग काला नहीं होगा, ये आपका वहम है। तो कितना समय तक आपको सूर्य प्रकाश का सेवन करना चाहिए? अगर आपकी चमड़ी बहुत सफेद है तो 10 या 15 मिनट, अगर ब्राउन
या जैसे नॉर्मल हिंदुस्तानी का रंग होता है 30 to 60 मिनट्स। अगर बहुत ही ज्यादा डार्क स्किन है, रंग रंग डार्क है, तो 1 से 1.5 घंटा। जब आप सूर्य प्रकाश का सेवन कर रहे हैं तो भारी कपड़े न पहने, कम से कम अपनी बाहें और हाथों को सूर्य की ऊर्जा के सूर्य प्रकाश के नीचे रखें। सनटैन लोशन उन 4 घंटे में जब अगर आप सूर्य प्रकाश का सेवन कर रहे हैं तो नहीं लगाएं। अगर आपकी चमड़ी ज्यादा गर्म हो रही है तो उस समय आप सूर्य प्रकाश का सेवन करना बंद कर दें। इसका मतलब ये आपके लिए बहुत तेज है। अगला प्राकृतिक नियम है अपने मानसिक तनाव और बेचैनी को हटाना, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि जब हमारी मानसिक शक्ति बिगड़ जाती है, हमें स्ट्रेस हो जाती है, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी हार्मोन्स आ जाती हैं जो कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ा देती हैं और हमारी डायबिटीज को बिगाड़ देती हैं। तो हमें ये मानसिक तनाव होता क्यों है? अगर आप देखें तो मानसिक तनाव तब होता है जबकि आपकी विचारधारा बहुत ही तेज चल रही है। तो दिमाग में जितनी ज्यादा विचारधारा उतना मानसिक तनाव और बेचैनी ज्यादा। जितनी विचारधारा कितनी कम उतना ही तनाव कम। और अगर आप देखेंगे आजकल की आपकी जिंदगी कैसी है, कई तरह की चुनौतियां हैं, कई चीजों में हार डाल देते हैं और अपने आप को तनाव में खुद ब खुद डाल देते हैं। जितनी हमारी शक्ति है उससे ज्यादा हम काम अपने सिर पे उठा लेते हैं। अगर हम अपने विचारों पे ध्यान दें तो देखिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे विचार जो हैं वो व्यर्थ विचार हैं। कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, इसी में 80 से 90% हमारे विचार चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 80 से 85 हजार के करीब विचार आती हैं नॉर्मल लेवल पे। अगर विचारधारा इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर विचारधारा इससे कम हो जाती है तो एकदम मन में शांति आ जाती है और तनाव दूर हो जाता है। जब वही का वही विचार मन में बार बार आने लगता है और वो ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ विचार होता है, कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है। तो जब वही विचार बार बार दिमाग में घूमने लगता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेशन और हिंदी में संस्कृत में बोलते हैं चिंतन। और हम जानते हैं चिंतन चिता समान है। और आजकल मानसिक तनाव क्यों है? क्योंकि सारा समय चिंतन में ही पड़े रहते हैं, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे। तो जितनी आपकी अपनी हैसियत है उतना ही आप अपने सिर पे काम उठाएं। अब चिंतन क्यों होता है? जब एक ही विचार बार बार घूमने लगता है इसका मतलब आपको डर है, आपके मन में डर बैठा हुआ है। आप देखें कि वो डर क्या है। और वो डर 4 प्रकार का होता है। या तो मेरा पैसा चला जाएगा, या मेरी कुर्सी टाइटल चला जाएगा, स्टेटस, पावर पोजीशन टाइटल। नेता लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये वाली। जो पैसे वाले होते हैं, जो औद्योगिक होते हैं, जिनके कई धंधे चल रहे हैं, तो उनको यही लगता है पावर पोजीशन टाइटल का बहुत चिंता रहती है। हमारे काम पे कुछ तो नहीं हो जाएगा, हमारे परिवार के संबंधों में तो कुछ नहीं हो जाएगा, दोस्ती के संबंध में तो ना कुछ हो जाएगा। तो ये डर जो है वो चिंतन का कारण है और वही चिता समान बन जाता है। तो डर हटाना है। भगवत गीता में 6 चैप्टर डर के पीछे ही हैं। तो डर को पाप के समान माना गया है क्योंकि इससे आप अपनी आत्मा, अंतर आत्मा को दुखी कर देते हैं। तो आप अपने मानसिक तनाव को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर समय हजारें सैकड़ों किताबें ली गई हैं। वो तो मैं आपको बता नहीं सकती थोड़े समय में। तो मैं सीधा से सीधा बताती हूँ कि जितना भी स्ट्रेस है ज्यादा से ज्यादा किससे जुड़ा है? हमारे एक विकार से सबसे ज्यादा जुड़ा है। विकार तो आप जानते हैं 5 तरह के होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पर अहंकार सबसे ज्यादा स्ट्रेस का कारण होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे इलनेस की स्पेलिंग में आई पहले आता है और वेलनेस की स्पेलिंग में वी पहले आता है। अगर आप आई को छोड़ दें और वी को अपना लें तो आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो गया आपका। तो उसके घटाने के तरीके कैसे हैं अहंकार के? परोपकारम इदम शरीरम। अगर आप परोपकार करेंगे तो अपने आप ही मन में शांति आ जाएगी। सच बोलेंगे तो ज्यादा शांत रहेंगे, झूठ बोलेंगे तो सारा दिन विचार आएगा आप झूठ को कैसे ढकें। जितना कम बोलेंगे उतनी स्ट्रेस कम से कम, जितना ज्यादा बोलेंगे स्ट्रेस उतनी ही ज्यादा।
क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम गलतियां ज्यादा करते हैं। लेट गो, फॉरगिव। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय हम किसी को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने विचारों में पड़े रहते हैं। तो जब तक हम पुराने विचारों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को माफ नहीं कर सकते। और हम जब किसी को माफ नहीं करते, तो उससे मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स अपने अंतर आत्मा के साथ कनेक्शन, उसके साथ संबंध। अंतर आत्मा से संबंध मीन्स अपने आप को ही देखना, कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, अगर कुछ भी तनाव हो रहा है, उसका कारण मैं खुद ब खुद हूं। मेडिटेशन का मतलब यही होता है, अपने आप को देखना, अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये सब चीजें अगर आ गई समझ में, तो मतलब आप मेडिटेशन में हैं। व्यायाम और गतिशीलता डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि 80%, 70 से 80% ग्लूकोज जो हमारे खाने से आता है हमें, वो हमारी मांसपेशियां यूज करती हैं। तो अगर आप मांसपेशियों को चलाएंगे नहीं, तो वो शुगर तो यूज होगी नहीं, और वो चर्बी बन के बैठ जाएगी और आपकी डायबिटीज को बिगाड़ देगी। तो गतिशीलता और व्यायाम डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। आप खुद ब खुद देखेंगे, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर गिर जाती है। तो इसलिए मैं ये भी कहूंगी कि आप अगर व्यायाम करने जा रही हैं, तो पहले अपनी ब्लड शुगर को चेक कर लें। अगर शुगर कम है तो कुछ खाएं, उसके बाद व्यायाम करें। और अगर शुगर ठीक है तो व्यायाम करें और उसके बाद ब्लड शुगर चेक करें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपको शुगर का लेवल कम हो गया है। ये सिर्फ आपको अपने आप देखना है कि व्यायाम का कितना अच्छा फल मिलता है डायबिटीज के पेशेंट को। तो व्यायाम का सबसे अ, अच्छा रूटीन है कि आप शुरू करें योगा और प्राणायाम से, क्योंकि योगा और प्राणायाम से ये फायदा होता है कि आपकी की फेफड़ों की और आपके दिल की भी साथ में एक्सरसाइज हो जाती है, और साथ में मानसिक शक्ति को बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपकी मन की बेचैनी कम हो जाती है योगा और प्राणायाम से। सुबह की सैर करना बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। उसके लिए आप आधा घंटा या 45 मिनट जरूर रखें। और जब आप सैर कर रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि 5 मिनट तो आप अपनी जैसी आपकी गति है उस पर चलें, और 2 मिनट थोड़ा गतिशील हो जाएं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें। तो ये एक एरोबिक, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब जो अपने शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा लाती है, उसका काम करेगी। सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज है। इससे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, अपने फेफड़ों को और दिल को भी पूरी पूरा व्यायाम मिलता है। वेट ट्रेनिंग डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं। तो जो पतले डायबिटिक हैं, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हैं, और मोटे डायबिटिक, उनकी भी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो वेट ट्रेनिंग जरूर करें। तो वेट ट्रेनिंग आप के पास कोई साधन नहीं तो कोई बात नहीं, पानी की बोतलें 1-1 लीटर की अपने हाथों में लेकर के टीवी देख रहे हैं तो उसको चलाते रहें, टांगों को भी चलाते रहें, तो आपकी मांसपेशियां चलती रहेंगी। सबसे जरूरी ये है कि सारा दिन आप गतिशील रहें। 7 से 10 हजार स्टेप्स जरूर चलें। अगर उम्र बड़ी है तो 4 या 5 हजार स्टेप्स एक दिन में जरूर चलें। उससे आपकी जो शुगर है, वो जो शरीर की शुगर है, वो ऊर्जा में बदलेगी, क्योंकि मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा चाहिए। जब आप प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपकी डायबिटीज की दवाइयों की जरूरत कम होती जाएगी दिन ब दिन। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपकी ब्लड शुगर कैसे चल रही है। आपका फोकस फाइनली यही है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 120 तक पहुंचे, और आपकी खाने के बाद की शुगर 160 से 180, इसको आने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये इस लेवल पे आपका आना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले आप जिस दवाई पे ध्यान देंगे, वह दवाई होगी इंसुलिन। अगर आप दूसरी दवाइयों पे हैं तो उनको रहने दें, सबसे पहले इंसुलिन को घटाना शुरू करेंगे। जैसे ब्लड शुगर गिरती जाती है, वैसे 2 या 4 यूनिट इंसुलिन घटाते जाएं। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर गिर जाती है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप काफी ज्यादा दवाई ले रहे हैं, तो आप उसका इंसुलिन का डोज 30% तक घटा सकते हैं। आप देख रहे हैं, अगर आपको 20 यूनिट इंसुलिन पे हैं, तो आप उसमें से 4 या 6 यूनिट इंसुलिन घटा सकते हैं, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है।
इसका मतलब आप इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे ही प्राकृतिक नियमों का आप पालन करेंगे, वैसे ही आपकी इंसुलिन की ज़रूरत बहुत जल्दी कम होती जाएगी। 3 या 6 महीने के अंदर आप इंसुलिन से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद आप जो मुँह से दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ की, उसको धीरे-धीरे घटाना शुरू करेंगे। तो कुछ समय में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है और आपको अपनी दवाइयाँ कैसे कम करनी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि दवाइयों को ड्राइवर की सीट न दें। डायबिटीज़ की गाड़ी की ड्राइवर की सीट पे आप खुद ही बैठें और दवाइयों को धीरे-धीरे कम करें। जब आप प्राकृतिक नियमों से अपने डायबिटीज़ को सँभाल रहे हैं और अचानक आपको कोई बीमारी हो गई, तो आप समझ लें कि आपकी डायबिटीज़ की बिगड़ने की पूरी आशंका है। तो वापस ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपको ब्लड शुगर 2 या 3 बार दिन में चेक करनी पड़ेगी, देखने के लिए कि कैसे चल रही है। और अगर ब्लड शुगर संभल नहीं रही, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। दवाई का डोज़ भी बढ़ाना पड़ेगा और डॉक्टर आपको उसमें मदद करेगा। पर एक बार आप फिर से नॉर्मल हो गए, तो आप अपने रिवर्सल प्लान पे मतलब प्राकृतिक नियमों पे वापस चलें। जैसे कि जो आपने मेहनत करी, वो मेहनत नाकामयाब ना हो, वो मेहनत सफल रहे और आप अपनी डायबिटीज़ को हटाने की यात्रा में जुड़े रहें। डायबिटीज़ की गाड़ी के ड्राइवर सीट पे खुद को बैठना है, सारे नियमों का पालन करना है और दवाइयों का साथ धीरे-धीरे करके छोड़ना है। धन्यवाद। खत्म करने से पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ ब्रह्म कुमारी मीरा बहन का, जो सांता क्रूज मुंबई सेंटर की इंचार्ज हैं। ब्रह्म कुमारी मीरा बहन मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं स्वास्थ्य ज्ञान की ईश्वरीय सेवा का काम करूं। तो मैं ब्रह्म कुमारी मीरा का आभार व्यक्त करती हूँ। खत्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले, मैं एक छोटा सा 6 लाइनों की कविता बोलना चाहती हूँ, जो इस सब का सार देता है आपको। और वो कविता ऐसी है: अन्न और दूध की मात्रा रहे कम से कम, मीठा और मांस देते बीमारी का गम। कृत्रिम तेल से रहिए हमेशा दूर, शुद्ध तेल और घी ही है ताकत से भरपूर। पौष्टिक आहार और संतुलित दिनचर्या का रहे हमेशा साथ। अनुशासित व्यायाम और उपवास में रहे सदा विश्वास।